नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? टॉप 25 क्वेश्चन। क्या देखेंगे? टॉप 25 क्वेश्चन। आज संडे था, इसलिए आपका एसएससी जीडी का कोई एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। सभी एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है। सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखेंगे साथी? हम देखेंगे वे इस प्रकार से क्वेश्चन और इनका करेंगे डिटेल से एनालिसिस, ठीक है। चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर। देखो, लोग परीक्षा देते हैं, जब परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता उनके पक्ष में, जब रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता तो वो लोग क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए नहीं बना है। तो आपको थक कर नहीं बैठना, आपको निरंतर मेहनत करनी है, ठीक है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। जिस प्रकार कछुआ निरंतर मेहनत करते हुए जीत जाता है, उस प्रकार आपको भी निरंतर मेहनत करनी है। एक दो परीक्षाएं आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। एक दो परीक्षाएं आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकती। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन साथी ये रहा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित है। जल्दी से बताएंगे, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के साथ बारे में सरोकार परिलक्षित है। तो आपको याद रखना है इसमें क्या है। देखो, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो आपको याद रखना है जो आपकी समवर्ती सूची है साथी। क्या साथी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है तो आपको याद रखना है, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। क्या? केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, और क्या बनाती है, और आपकी राज्य सरकार भी कानून बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? राज्य सरकार भी। और समवर्ती सूची हमने साथी कहाँ से ली थी तो बताना साथी, हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया था, भारत में समवर्ती सूची ली थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी आपसे संघ सूची, तो बताना संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। केंद्र केवल कानून बनाता है तो उसका नाम क्या है? संघ सूची। यदि पूछे राज्य सूची, तो बताना इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सरकार इसमें कानून बनाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है अवशिष्ट सूची। क्या याद रखना? अवशिष्ट सूची। तो आपको अवशिष्ट सूची के बारे में याद रखना है, इसका आर्टिकल है 248। क्या है साथी? इसका आर्टिकल है 248, ठीक है। और ये हमने लिए साथी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से इसको लिया है। और क्या है इसमें साथी, क्या है तो बताना है साथी, इसमें है आपका क्या है तो याद रखना है, इसमें जो जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय जो प्रावधान नहीं थे, वो प्रावधान जो वर्तमान में आ चुके हैं। जिस प्रकार उस समय इंटरनेट नहीं था। क्या नहीं था? इंटरनेट। उस समय साइबर क्राइम नहीं था साथी, साइबर क्राइम नहीं था। तो आपको याद रखना इस प्रकार की जो क्या है कानून इन पे बनाए जाते, वो किस में बनाए जाते? वो अवशिष्ट सूची में बनाए जाते, ठीक है। और जो अवशिष्ट सूची है साथी, इसमें कानून कौन बनाता है तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है, ये इस पर बनाता है केंद्र सरकार, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 245, संघ सूची का अनुच्छेद है 245, और राज्य सूची का है साथी 200 कितना? 246, और इसके बाद समवर्ती सूची का 247 इसका अनुच्छेद है, और अवशिष्ट सूची का 248, ठीक है। इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी संघ सूची, तो संघ सूची में आपको बताना है साथी इसमें कितने विषय हैं। जल्दी से बताएंगे कितने विषय हैं, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। पहले इसमें थे साथी 97 विषय। कितने थे? 97। और वर्तमान में इसमें कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना साथी राज्य सूची। राज्य सूची में आपको याद रखना पहले थे इसमें 66 विषय। कितने? 66। लेकिन वर्तमान में इसमें 5 विषय हटा दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें से 5 विषय हटाए गए थे। और साथी वो विषय कौन कौन थे तो आप याद रखे होंगे उन विषयों को। एक तो था आपका वन यानी कि जंगल, ठीक है। वन हो गया, और इसमें रहने वाले वन्य जीव। क्या हो गए साथी? वन्य जीव। इसके अलावा आपका हो गया मापतौल। क्या हो गया साथी? मापतौल। मापतौल के अलावा क्या हो गया आपका? मापतौल के अलावा आपका हो गया शिक्षा। क्या साथी? शिक्षा, ठीक है। ये पांच सब्जेक्ट थे, ये पहले राज्य सूची में थे। और शिक्षा के अलावा आपका था न्यायिक प्रशासन। क्या था? न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन, ठीक है। न्यायिक प्रशासन का मतलब होता है जैसे राज्य सरकार कानून बनाए, ठीक है। तो आपको याद रखना इस प्रकार से 5 चीजें थी। इन 5 चीजों में क्या था? शिक्षा था, वन था, वन्यजीव था, और इसके साथ आपको याद रखना क्या था? जनसंख्या भी था साथी। क्या था? जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या भी था, ठीक है। तो आपको याद रखना है साथी, ये 5 चीजें जो हटाई गई थी, ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, और राज्य सूची से इनको उठाकर कहाँ पर डाला गया था? आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेंगे।
तो आपको याद रखना क्या पूछा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाए उसका नाम क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्र एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जल्दी से बताएंगे। राष्ट्र एकीकरण यानी कि देश का एकीकरण करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपके याद रखना साथी, देश का एकीकरण किसने किया था, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो आपको याद रखना देश का एकीकरण किया था सरदार पटेल जी ने। किसने, सरदार पटेल ने। और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है राष्ट्र एकीकरण की दिशा में पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, सरदार पटेल पुरस्कार, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्र के एकीकरण के लिए। जिस प्रकार भारत में लगभग 560 के आसपास रियासतें थीं, इनको क्या किया था सरदार पटेल ने, इनको मिलाकर के क्या बनाया था, हमारा भारत बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था, भारत। जैसे हैदराबाद आपका अलग था, आपका जूनागढ़ अलग था, इस प्रकार की जो रियासतें थी इनको मिलाकर के मर्ज करके सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था एकीकरण राष्ट्र का, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम क्या, उसी को इसीलिए इनको कहते हैं भारत का बिस्मार्क। क्या कहते हैं साथी, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और इन्हीं के नाम पर दिया जाता है राष्ट्र एकीकरण की दिशा में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, सरदार पटेल पुरस्कार। इसके अलावा आपको याद रखना है तिलक पुरस्कार। तिलक पुरस्कार साथ दिया जाता है सामाजिक क्षेत्र में। किसमें, सामाजिक क्षेत्र में। जैसे आपका पत्रकारिता हो गया, पत्रकारिता के अलावा आपने देश के लिए कुछ किया है जिससे संबंधित आप सरकार की नज़र में आते हैं तो आपको तिलक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी पुरस्कार याद रखना है, इसका नाम अब हो चुका है साथी। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम क्या हो चुका है, तो आपको याद रखना है इसका नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये क्या है साथी, ध्यानचंद पुरस्कार। तो आपको याद रखना ये साथी आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल से संबंधित, ठीक है। और गीता चोपड़ा पुरस्कार पूछे तो आपको याद रखना साथी साथी चोपड़ा जो पुरस्कार है साथी, ये भारत की बच्चियों के लिए, किसके, बच्चियों के लिए साथी इसको दिया जाता है, बच्चियों को, ठीक है। और इसमें क्या है, जो साहसी बच्चियां होती हैं, साहसी कार्य दिखाती हैं, साहसी काम के लिए ये दिया जाता है इनके, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या पूछा, राष्ट्र एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार, आपका सरदार पटेल पुरस्कार, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, क्या पूछा है साथी, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण से पूर्व और प्रसव से पूर्व निदान तकनीकी, क्या पूछा है, निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना जो कन्या भ्रूण हत्या से रोकने के लिए सरकार ने गर्भधारण से पूर्व या प्रसव से पूर्व निदान पोर्टल अधिनियम लॉन्च किया था। तो इससे याद रखना है जो ये अधिनियम था ये आपका था 1994 का। कब का साथी, 1994 का ये आपका अधिनियम था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता था साथी, जैसे पहले क्या करते थे लोग, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं कि बच्ची है या बच्चा। यदि बच्ची होती है तो उसको क्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको किस अधिनियम के तहत पारित किया गया, यह अधिनियम था आपका 1994 का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है 1992 का एक्ट था साथी। इसमें क्या किया गया था, इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या साथी, सेबी को बनाया गया था राष्ट्रीय, ठीक है। इसका क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था इसके एक्ट के तहत। लेकिन आपको याद रखना है सेबी की जो स्थापना हुई थी ये 1988 में यानी 1988 में हुई थी, ठीक है। और सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है आपकी माधवीपुरी बुच। कौन है साथी, माधवीपुरी बुच, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी, क्या याद रखेंगे, आपको 1991 याद रखना है। क्या याद रखना है, 1991। इस समय क्या हुआ था साथी, तो आपको याद रखना है 1991 में क्या हुआ था, इस समय हुआ था यूएसएसआर का विघटन। क्या हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था। रूस आपका 15 देशों में टूटा था यूएसएसआर। इनमें से सबसे बड़ा देश निकला था जिसका नाम है वर्तमान में रूस, ठीक है, रसिया जिसको हम नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वर्तमान में यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और आपके बेलारूस और यूक्रेन, इस तरह से कुल मिलाकर 15 देश यूएसएसआर से टूट के 1991 में निकले थे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है 2002 से याद रखना है आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन याद रखना है। इसमें क्या हुआ था साथी, हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। कौन जोड़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। और ये आपका किससे संबंधित था, ये आपका संबंधित था साथी शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। और इसको हमने दिया था मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21A में स्थान, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन अधिनियम बनाया, तो याद रखना 1994। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साथी किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जल्दी से बचाएंगे। ये आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, बजट से संबंधित। किस भारतीय को 10 बार मतलब सर्वाधिक बार 10 बार
किसने बजट प्रस्तुत किया है? तो आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक बार लिखा है तो वही मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। अपने मोरारजी देसाई ने कुल मिलाकर 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। कितने बार? 10 बार। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है बजट, बजट का अनुच्छेद है 112। कौन साथी? 112। इसको बजट नहीं कहते, इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं साथी? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण इसके जानते हैं, ठीक है, इस नाम से। इसके अलावा साथी आपको याद रखना है जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये कैसा है? 112 अनुच्छेद में। ठीक है, मोरारजी देसाई ने क्या किया? 10 बार बजट प्रस्तुत किया। इसके अलावा याद रखना है आपको पहली बार किसी महिला ने अगर बजट प्रस्तुत किया था तो वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी साथी? इंदिरा गांधी। लेकिन आपको याद रखना है ये आपकी वित्त मंत्री नहीं थी। ठीक है, ये वित्त मंत्री नहीं थी, परंतु इन्होंने क्या किया था? बजट पेश किया था। ठीक है, यानी कि प्रस्तुत किया था। तो आपको याद रखना है पहली बार जो पहली महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने बजट पेश किया है तो उनके बारे में याद रखना है, उनका नाम है निर्मला सीतारमण। क्या नाम है साथी? निर्मला सीतारमण। और अभी हाल ही में इन्होंने 1 फरवरी को, कब? 1 फरवरी को भारत के लिए 5वीं बार, किसी महिला का ये रिकॉर्ड है, कोई महिला 5वीं बार क्या किया है? इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, बजट प्रस्तुत। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो आंसर क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, और मनमोहन सिंह को याद रखेंगे, ये 1991 के समय, कब? 1991 के समय जब भारत में आर्थिक संकट आया था तो उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई सरकार, पहली महिला इंदिरा गांधी और पहली पूर्णकालिक महिला निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या क्या थी? देखो ये क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था यूपी पुलिस में। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। और कई ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में पूछने के बाद भी आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो था 2019, लेकिन आपको याद रखना है 2022 के अनुसार कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं 2022 में? तो याद रखना है ये 470। कितने हो गए हैं? 470 2022 में। ठीक है, 2022 में। यदि 2019 की बात करें तो उस समय थे 448। ठीक है, 448 थे। इसको अच्छे से याद रखेंगे। मूल संविधान में, भारत में मूल संविधान में किसमें साथी? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में आपके अनुच्छेद थे साथी कितने? 395। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में कितने हैं? तो आपके 470 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा 25 भाग हैं साथी, 25 भाग। इसके अलावा कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 और ए बी करके देखा जाए तो कुल मिलाकर लोग 15 मानते हैं, लेकिन आपको 12 ही लगाना है। ठीक है, 12 ही लगाना है। 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हो चुके हैं, 470 अनुच्छेद। ठीक है, वर्तमान में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुल अब तक भारत में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने साथी? 105 हो चुके हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105 हो चुके हैं। ठीक है, नवीनतम आपका हुआ था साथी, कब हुआ था? तो आपको याद रखना 18 अगस्त। कब साथी? 18 अगस्त 2021 को इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, नवीनतम संविधान संशोधन 108वां था। इसमें क्या था साथी? जो 102वां संविधान संशोधन था उसमें संशोधन करके पिछड़े वर्ग का दर्जा राज्य को देने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष अभ्यास करना होगा? जल्दी से बताएंगे। जो जैसे कोई आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने चाहते हो, यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो आपको याद रखना है आपको 10 वर्ष तक, कब साथी? कितनी देर? 10 वर्ष तक। कितने दिनों तक? 10 वर्ष तक आपको क्या करना है? हाई कोर्ट में आपको क्या करनी है? या तो वकालत करनी है या आपको वहाँ का जज रहना है। ठीक है, जज रहेंगे तो 5 वर्ष, वकालत करेंगे 5 वर्ष। ठीक है, केवल वकालत से बनना चाहते हैं तो 10 वर्ष बनेंगे। ठीक है, 10 वर्ष रहेंगे। आपको याद रखना है वकालत करना है। यहाँ पर आप पता चले आप वहाँ पर चाय बेचते हो सुप्रीम कोर्ट में और जज बनने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये सब मजाक है। ठीक है, तो कितने वर्ष तक आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यदि आप हाई कोर्ट से जज बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो 10 वर्ष तक आपको हाई कोर्ट में काम करना होगा। और आपके भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। आप किसी भी हाई कोर्ट में, इनमें से किसी भी हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए, जिसके तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय का जज बना दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भारत का लेटेस्ट हाई कोर्ट पूछ ले साथी, क्या पूछ ले? लेटेस्ट हाई कोर्ट पूछ ले तो बताना है साथी। लेटेस्ट हाई कोर्ट है अमरावती। क्या साथी? अमरावती। ठीक है, अमरावती इसका लेटेस्ट हाई कोर्ट है। और सबसे पुराना पूछे साथी, सबसे पुराना पूछे, क्या पूछे? सबसे पुराना। तो आपको याद रखना है सबसे पुराना है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन साथी? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे बड़ा, क्या पूछे? सबसे बड़ा कौन है? तो याद रखना है अपने उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जज बनना है तो 10 वर्ष तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे। डोंगरी, बोडो, उर्दू और फारसी। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, यदि पूछे कौन सी भाषा इसका हिस्सा नहीं है 8वीं अनुसूची का, तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा साथी फारसी। ठीक है, फारसी भाषा जो है ये आपकी संविधान
की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कुछ संविधान संशोधन भाषा से संबंधित। तो आपको याद रखना मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? मूल संविधान में, यहाँ पर पूछा है क्या, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं, और मूल संविधान में 14 ही राज्य थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है एक, आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन। क्या याद रखना है? 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, जिसका नाम क्या था साथी? सिंधी था। क्या नाम था? सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा 15वें नंबर की 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी। इसके बाद हुआ आपका 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या हुआ? 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत जोड़ा गया नमक। नमक ये सब्जी वाला है, लेकिन आपको ये ट्रिक है। ठीक है, नेपाली एक हो गई आपकी साथी, एक नेपाली हो गई, नेपाली के अलावा मणिपुरी हो गई। कौन साथी? मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी के अलावा आपको याद रखना है, मणिपुरी के अलावा हो गई आपकी कोंकणी। कौन सा थी? कोंकणी। कोंकणी वही भाषा है जो गोवा क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है इन दोनों को जोड़ना है और इन भाषाओं को भी जोड़ना है। तो याद रखना है 92 आएगा आपका इनको जोड़ने पर। ठीक है, और इन भाषाओं को सभी को जोड़ेंगे तो कितनी आएंगी? 4 भाषाएं। कौन सी? कितनी भाषाएं साथी? 4 भाषा आएंगी। और वो कौन कौन सी 4 भाषाएं? तो आपको याद रखना है इसके लिए ट्रिक, एक ट्रिक याद रखनी है जो होगी बीड़ी माचिस। क्या होगी साथी? बीड़ी माचिस। बीड़ी माचिस ये बंडल वाली बीड़ी माचिस नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है। एक हो गई आपकी बी से हो गई बोडो, डी से हो गई आपकी डोंगरी, और माँ से हो गई मैथिली। कौन सा थी? मैथिली। मैथाली हो गई, मैथिली हो गई या मैथाली हो गई। इसके अलावा सा से हो गई संथाली। ठीक है, संथाली। संथाली भाषा है जो आपकी झारखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इनको सभी को कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी भाषा संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बताना है फारसी भाषा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भाषा के आधार पर पहला राज्य। क्या साथी? भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य कौन बना था? जल्दी से बताएंगे। तो ये घटना है साथी 1953 की। कब? 1953 की। ठीक है, पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। क्या बना था साथी? आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से अलग हुआ था? तो उस समय मद्रास से। ठीक है, मद्रास से। वर्तमान में मद्रास को किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु से। ठीक है, मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी भारत की रियासतों में एकीकरण किस ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? जल्दी से बताएंगे भारत की रियासतों का एकीकरण किसने किया था? तो अभी आपको बताया था कुल रियासतें कितनी थी? लगभग 560 के आसपास रियासतें थी। इनको एकीकरण किया था सरदार पटेल ने। किसने साथी? सरदार पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल ने। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे साथी आपसे, एक इन्होंने किया था बरदौली सत्याग्रह। क्या किया था? बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखना है 1928 में। कब साथी? 1928 में हुआ था। और यहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको मिली थी सरदार की उपाधि। ठीक है, पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बरदौली सत्याग्रह में, और महिलाओं ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, तो आपको याद रखना है इनसे 1916 में इन्होंने कौन? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसका उद्घाटन किया था गांधी जी ने। ठीक है, इसके अलावा याद रखना मोतीलाल नेहरू, ये लेकर आए थे 1928 में साथी नेहरू रिपोर्ट। क्या लाए थे साथी? ये लाए थे नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने संविधान की मांग की थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कौन है? तो सभी को पता है ये भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियासतों का एकीकरण किसने किया? तो सरदार पटेल ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद, क्या कह रहा है साथी? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? जल्दी से याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपको याद रखना है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने थे आपके, कौन बने थे साथी? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था आपका सरदार पटेल। ठीक है, क्या नाम था? सरदार पटेल। और दूसरे जो आपके दूसरे उप प्रधानमंत्री थे कौन थे? उप प्रधानमंत्री किस नंबर के? दूसरे नंबर के। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे। दूसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे आपके? ये साथी हो जाएंगे जगजीवन राम। कौन हो जाएंगे? जगजीवन राम। और ये वही जगजीवन राम है साथी जो साथी आपके पहले दलित उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आपके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अबुल कलाम पूछे तो अबुल कलाम से एक चीज याद रखना है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या साथी? पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे पहले? तो अबुल कलाम आजाद। सरदार बलदेव सिंह, तो इनके बारे में याद रखना है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। कौन साथी? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी अबुल कलाम आजाद से एक क्वेश्चन और याद रखना है। जो अबुल कलाम आजाद हैं इनको साथी, इनकी एक पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या होगा साथी? इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये पुस्तक बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक इनसे कंफ्यूज नहीं है, अबुल कलाम आजाद हैं और अब्दुल कलाम आजाद अलग हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं? जल्दी से बताएंगे चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन नहीं है। देखो, कह रहा है चुनाव का संचालन कराना, चुनाव का स्थानीय चुनाव न कराना, प्रत्यक्ष चुनाव कराना और चुनाव का निरीक्षण करना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपको साथ ही याद रखना है इसमें इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे देखो चुनाव का संचालन कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। स्थानीय चुनाव कौन कराता है, ये भी आपका चुनाव आयोग। देखो यार भाई, चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या आप लोग आपस में चुनाव करवा लेंगे? ये यहाँ पर अगर ना होता, ये क्या लिखा है ना, ये अगर कटा होता तो ये सही हो जाता, परंतु इसका ये आंसर, यही आंसर होगा। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। नहीं पूछा है तो नहीं के लिए यही हो जाएगा। देखो चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है, प्रत्यक्ष चुनाव ये भी चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव का निरीक्षण ये भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर ना पूछा है, ना क्या पूछा है, ना यहाँ पर दे दिया है ना। अगर ये दिया होता है स्थानीय चुनाव, हालांकि स्थानीय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन फिर भी आपका करवाता तो चुनाव आयोग ही है, ठीक है, होता तो चुनाव आयोग ही है, राज्य निर्वाचन आयोग भी। तो इसको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव, स्थानीय चुनाव जो होता है वो चुनाव आयोग ही कराता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी, जो चुनाव आयोग है ये आपका आर्टिकल 324, कौन सा, आर्टिकल 324 में, ठीक है, 324 में इसका उल्लेख है। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, वर्तमान में राजीव कुमार इसके हेड हैं, कौन है साथी, राजीव जो कुमार है, राजीव कुमार, ये वर्तमान में इसके कौन है, ये वर्तमान में इसके हेड हैं, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा पूछे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखना है सुकुमार सेन थे, कौन साथी, सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, जो 25 जनवरी है, कौन साथी, 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग स्थानीय चुनाव न कराना, ठीक है, न कराना नहीं होगा, यहाँ पर कराएगा स्थानीय चुनाव, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस कितनी फसलों के लिए होता है, जल्दी से बताएंगे। देखो साथी आपको याद रखना, ये उस समय का करंट था इसलिए गलत हो जाए, लेकिन इसका हम कराएंगे 2022 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग कराएंगे, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो याद रखना है, जो आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है, इसको सरकार प्रतिवर्ष लागू करती है, ठीक है। इस बार भारत ने कितने फसलों पर किया है, तो याद रखना है आपको 23 फसलों पर, कितनी साथी, 23 फसलों पर इस बार किया गया है, ठीक है, 2023 में। यदि उस समय की पूछे तो उस समय थी आपकी 25 फसलें, ठीक है, 25 फसलें, लेकिन 2023 को आपको याद रखना है। इसमें आपकी साथी कौन कौन है, तो आपको याद रखना 5 प्रकार की दाल पर, ठीक है। आपने देखा होगा सरकार लेवी, एक होता है लेवी जिस पर आप गेहूं वगैरह बेचते हैं, इस तरह से प्रत्येक के लिए आप सरकार एक लेवी खोलती है, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य करती है, ठीक है, जारी करती है, जिससे किसान उसको बेचता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 प्रकार की दालों पर और 7 प्रकार के अनाज पर, ठीक है साथी, 7 प्रकार के अनाज पर। इसके अलावा हो जाएगा 7 प्रकार का तिलहन साथी, 7 प्रकार का तिलहन हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा 4 प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक फसल, तो आपको याद रखना व्यावसायिक फसल वह फसल जिसका उद्देश्य केवल व्यापार करना होगा, क्या होगा, वह फसल जिसका उद्देश्य केवल क्या हो, व्यापार करना हो, उसे व्यावसायिक कहते हैं। जैसे आपका गन्ना हो गया, गन्ना क्या वाला, मूंगफली हो गया, ठीक है, इस प्रकार की फसल जो होती है इसे व्यावसायिक फसल कहते हैं। तो आपको कुल मिलाकर याद रखना 2023 में 23 फसलों पर भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। 5 प्रकार की दालें हैं, 7 प्रकार के अनाज हैं, 7 प्रकार की तिलहन है और 4 प्रकार की व्यावसायिक फसल है, ठीक है। और उस समय क्या पूछा था, 2019 में ये पूछा गया था जीडी में, ठीक है, ये क्वेश्चन जीडी में आया था, इसलिए इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कि बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताएंगे। बैंकिंग शब्दावली है जो, इसमें एसएलआर से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद रखना साथी एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपको याद रखना है आरबीआई, जब बैंकिंग आया तो आरबीआई आपको याद ही रखना है, ठीक है। 1934 का एक्ट था साथी, 1934 का एक्ट था और यंग हिल्टन नाम था इसका। इस एक्ट का नाम क्या था, यंग हिल्टन एक्ट, ठीक है, यंग हिल्टन एक्ट था इसका। इस एक्ट का नाम क्या था साथी, यंग हिल्टन एक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये 1935 में आरबीआई की इसी एक्ट के तहत क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना हुई। तो याद रखना 1 अप्रैल, कब साथी, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ साथी, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आपको याद रखना ये हुआ था 1 जनवरी, कब हुआ था साथी, 1 जनवरी 1949, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू की गई, क्या कह रहा है, जीएसटी व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू की गई। देखो यार साथी, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही है, ठीक है। तो आप एक बार से जल्दी से जुड़े रहेंगे, एक बार पुनः से सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। यदि पूछे आपसे जीएसटी व्यवस्था कहाँ से
किस वर्ष लागू की गई, क्या पूछा, जीएसटी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई। तो आपको याद रखना 1 जुलाई 2017। कब साथी, 1 जुलाई 2017। ये कई बार करवाया है, जल्दी से बताएंगे भारत की जीएसटी किस देश से ली गई है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, किस देश से ली गई है। तो आपको याद रखना साथी, जो आपकी जीएसटी है भारत की, ये कहाँ से ली गई, ये कनाडा से ली गई, ठीक है साथी, कनाडा से। इसके अलावा इसके लिए विवेक देवराय समिति थी, कौन थी, विवेक देवराय समिति, क्या थी साथी, विवेक देवराय समिति थी। और 2016 का एक्ट था, ठीक है साथी, कहाँ का, 2016, कब का, 2016 का ये एक्ट था, ठीक है। और सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुई थी, सर्वप्रथम, तो आपको बता देना सर्वप्रथम जीएसटी लागू हो गई थी आपकी साथी फ्रांस में 1954 में, ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और भारत ने जो जीएसटी ली है ये कहाँ से ली, कनाडा से, ठीक है। 2016 का एक्ट विवेक देवराय समिति कनाडा से ली गई, 1 जुलाई 2017 को हमने पूरे देश में इसको लागू कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इन डेटों का भी पोस्टमार्टम कर लेते, जैसे पूछे 1 मई 2016, तो इसको याद रखना 1 मई में याद रखना प्रधानमंत्री ग्राम उजाला कार्यक्रम, क्या होगा, प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना, ठीक है, ग्राम उजाला योजना। इसका मतलब क्या होता है साथी, आपने देखा होगा जो आपके गांव में अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपके प्रधान लोगों ने क्या लगवाए, एलईडी बल्ब, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना के तहत लगवाई गई है, ठीक है, सभी गाँवों में। हो सकता है आपके कई पहले लग गए हों, लेकिन अभी कुछ कभी पिछड़े हुए जो गांव हैं उनमें अभी पहुंच रहे हैं, ठीक है। बताओ 2016 से लागू योजना आपकी 2022 या 2023 में आपको मिलती है। ये आपका देश है, इस तरह से आपका देश का विकास हो रहा है। आप कमेंट नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। आप लोग सरकार के खिलाफ सवाल उठाएंगे तभी तो ये होगा, ठीक है। ठीक है, मैं सरकार के खिलाफ भड़काने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कुछ अपवाद हैं। देखो, जब 2016 में आपकी योजना लागू हो जाती है और 2022 में मैं कहीं की नहीं बता रहा हूं, मैं अपने गांव की खुद बता रहा हूं। मेरे गांव में खुद 2022 में इस योजना के तहत, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत बल्ब लगाए गए। आप बताइए, इतने देर जब 6 साल पीछे चल रहे हैं हम, कोई योजना लागू करते हो उसके बाद 6 साल पीछे। यार भाई, आपको योजना लागू करनी है तो कम से कम आप 1 साल 2 साल ले लीजिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार दीजिए, उससे रोजगार लगेंगे तो लोग काम करेंगे, ठीक है, विकास होगा देश का। इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना, ठीक है, राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करते हैं। आपको याद रखना 23 सितंबर 2018 को क्या हुआ था साथी, आयुष्मान भारत योजना क्या हुई थी, आयुष्मान भारत योजना हुई थी, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी रांची झारखंड से, कहाँ साथी, रांची झारखंड से, ठीक है, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना 2 अक्टूबर 2014 इस दिन हुआ था स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम, कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान चला था। कब चला था, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा आपको याद रखना है ये चला था 2019 तक, ठीक है, 2019 तक आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम चला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीएसटी पूछा है हमसे, तो जीएसटी याद रखना 1 जुलाई 2017, ठीक है। ये क्वेश्चन का पोस्टमार्टम था, ठीक है। इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। आपका 1 मई को ग्राम उजाला कार्यक्रम, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार लोकसभा के स्पीकर कौन है, जल्दी से बताएंगे, बिहार लोकसभा के स्पीकर कौन है। आपको याद रखना राहुल नार्वेकर, तो आपको इनके बारे में याद रखेंगे, महाराष्ट्र के साथी, कहाँ के, महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, महाराष्ट्र के स्पीकर हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना महाराष्ट्र के स्पीकर हैं ये, और ये कौन है, ये भारत के सबसे युवा स्पीकर हैं, भारत के सबसे युवा स्पीकर हैं, ठीक है, युवा स्पीकर। इनकी उम्र अभी मात्र 45 वर्ष है, ठीक है, मात्र 45 वर्ष। देख रहे हो, युवा है भैया, क्या करोगे। महाराष्ट्र के सबसे युवा स्पीकर कौन है, राहुल नार्वेकर, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, बिहार के, तो बिहार के याद रखना आपको ये हो जाएंगे आपके कौन साथी, आपके हो जाएंगे अवध बिहारी चौधरी। कौन हो जाएंगे साथी, अवध बिहारी चौधरी, ठीक है, अवध चौधरी ये कौन हो जाएंगे, बिहार के लोकसभा के। इसके अलावा आपको याद रखना गिरीश गौतम। ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा है। अभी पूछा था, पिछली शिफ्ट में पूछा था बिहार लोकसभा के सॉरी लोकसभा नहीं होगा, यहाँ पर देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर राज्यसभा विधानसभा होगा, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, लोकसभा नहीं होता, ये विधानसभा होता है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया, विधानसभा होता, तो बिहार की विधानसभा के स्पीकर कौन हो जाएंगे, हमारे अवध चौधरी, ठीक है। और राहुल नार्वेकर कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के, ठीक है। इसके अलावा गिरीश गौतम के बारे में याद रखेंगे, ये आपके मध्य प्रदेश के, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, ठीक है साथी, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा रितु खांडेरी, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर, कौन साथी, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला, विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, रितु खांडेरी, ठीक है। तो बिहार का पूछा है, इसको याद रख लेंगे अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथी। कह रहा है गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं, जल्दी से बताएंगे, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। तो आप याद रखना वे मजदूर जो बंधुआ मजदूर जो किसी देश की यात्रा पर भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। देखो क्या होता था साथी, जो अंग्रेज सरकार हम पर शासन करती थी, अंग्रेज सरकार जब हम पर शासन करती थी तो इनको क्या पड़ता था, जरूरत पड़ती थी काम के लिए। ये हम पर ही शासन नहीं करती थी, बहुत सारे ऐसे देश थे, आपका साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
आपने तभी तो देखा होगा कि बहुत सारे देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। क्या साथी? भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसका कारण यही है कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ से ये लोग मजदूरी करवाने के लिए अंग्रेज ले जाते थे दूसरे देशों में, ठीक है। और बाद में ये जो भारतीय थे वो वहीं जाकर बस गए, क्योंकि उनके पास आने जाने का खर्च नहीं था, ठीक है। तो जब वो देश आज़ाद होते गए धीमे धीमे, उस प्रकार से भारत के मजदूर वहाँ के मूल निवासी हो गए, इसके लिए कहते हैं भारतीय मूल के, ठीक है। इसी प्रकार से तो आपको याद रखना है, बंधुआ मजदूर जो होते थे वो किसी देश की यात्रा पर भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते थे, ठीक है। अफ्रीकी मजदूर ये तो कहीं से भी लाते, ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा। अवैतनिक मजदूर क्या होता है साथी? आपको याद रखना, ऐसे मजदूर जिनको वेतन ना दिया जाए उन्हें कहते हैं अवैतनिक मजदूर। और खरीदा गया मजदूर, किसी को पैसे देकर खरीद कर लाना, खरीदा गया मजदूर, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो गिरमिटिया मजदूर आपको याद रखना है अच्छे से, बंधुआ मजदूर जो किसी देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए लिए जाते थे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताएंगे। जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे साथी आपको, क्या पूछे रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ये था आपका साथी 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। किसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, जो चली थी साथी 1974 से लेकर के कब चली थी? 78 तक, ठीक है। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष तक चली, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, कृषि को बढ़ावा देना। कृषि को बढ़ावा देना मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत कम था, जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने उस पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक के लिए क्या दिया था? कृषि पर बढ़ावा। और जब हमारे पास कृषि आ गई थी तो हमने किया था औद्योगिकरण विकास। क्या किया था? औद्योगिकरण किया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका। और यहाँ पर पूछा गया है आपसे पूछा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो बताना इस समय हमने किया था तीव्र, टिकाऊ और सख्त अधिक समावेशी विकास। क्या? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास को हमने इस पर जोर दिया था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, और ये आपकी 2012 से, कब से साथी? 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, ठीक है। 27 नहीं होगा, 2017 होगा, ठीक है। 2012 से 2017 तक चली थी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद योजना आयोग कर दिया खत्म, क्या बना दिया गया? इसके स्थान पर योजना आयोग को खत्म करके क्या बनाया गया? इसके स्थान पर बनाया गया नीति आयोग। इसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिए। इसका हेड कौन होता है साथी? इसका हेड होता है साथी कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से याद रखेंगे। जो आपका जेट इंजन होता है, जैसे आपने देखा होगा फाइटर जेट होते हैं जिनमें जो इंजन लगा होता है, ये आपका रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। किस पर साथी? रैखिक संवेग संरक्षण पर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो आपका ये जेट इंजन होता है रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या लिया जाता है? इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से क्या करते हैं जिससे खाने के बाद हमारे जो पेट में एसिडिटी बनती है उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आप फलों का रस पिएंगे, या बेकिंग सोडा पिएंगे, या फिर हरी सब्जियां खाएंगे, या नींबू का रस पिएंगे, ठीक है। तो आप क्या रखना, फलों का रस पिएंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। फलों का रस नहीं पीते। बेकिंग सोडा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है साथी? तो आप क्या रखना, जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaH। क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा जो होता है, जो आपका इनो पीते हैं आप लोग, इनो होता है, कोई होता है गैसोफास्ट, इनमें क्या होता है? इनमें बेकिंग सोडा पड़ा होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, जिससे हमारे पेट की एसिडिटी दूर हो जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी, क्या कह रहा है? भारतीय राज्य त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? जल्दी से बताएंगे। भारतीय राज्य त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप क्या रखना है, जो इसके मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम क्या है? डॉक्टर माणिक शाह। क्या नाम है? डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री है। इसके अलावा प्रमोद सावंत याद रखना है साथी, ये कहाँ के? आपके गोवा के। कहाँ के साथी? गोवा के, ठीक है। इनको याद रखना है। जो प्रमोद सावंत हैं ये आपके कहाँ के हैं? गोवा के, ठीक है। इसके अलावा भगवंत मान कहाँ के हो जाएंगे? आपके ये हो जाएंगे पंजाब के, ठीक है, पंजाब के हो जाएंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं? इनके बारे में याद रखना, ये हैं साथी महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के। और जो आपके ये मानिक शाह ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं, ठीक है, त्रिपुरा के। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के साथी? हिमाचल प्रदेश के कौन है? ये आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, एकनाथ शिंदे बीजेपी के गठबंधन, माणिक शाह बीजेपी सरकार, और आपका जो आपके भगवंत मान है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। किसकी? आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा प्रमोद सावंत ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। आपको याद रखना, गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। कितनी साथी? 40। और पंजाब में आपकी हैं साथी 117, ठीक है। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। त्रिपुरा में आपकी कुल 60 सीटें, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें? ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सीटें? इसको भी आप छाप के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, और महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं। तो अभी आपको बताया महाराष्ट्र के जो राहुल नार्वेकर हैं वो इन्हीं की सरकार में क्या बने हैं?
जो इन्हीं की सरकार में सबसे युवा क्या बने, स्पीकर बने, वो एकनाथ शिंदे की सरकार है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। जल्दी से बताएंगे, जो आपका शारदा अधिनियम है ये किससे संबंधित। तो याद रखना है साथी, जो शारदा अधिनियम है ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से संबंधित। ठीक है, 1893 की घटना है। कब की साथी? 1893 की। ठीक है, 1893 में क्या हुआ था, एक 10 वर्ष की कन्या थी, 10 वर्ष की कन्या, उसका विवाह एक 43 वर्ष के व्यक्ति से कर दिया था। ठीक है, जब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कन्या बाल विवाह के लिए एक अधिनियम बनाया, जिसके तहत इसमें प्रत्येक बच्ची की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 16 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये रखी गई थी। लेकिन वर्तमान में आपकी भारत सरकार ने कितनी कर दी है, 21 वर्ष कर दी है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा। सती प्रथा किसने बैन की थी? तो आपको याद रखना, सती प्रथा जो थी विलियम बेंटिक ने बैन की थी। किसने? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को क्या किया था, बैन किया था। इसके अलावा तीर्थकर किसने बैन किया था? ये अकबर ने बैन किया था। ठीक है, अकबर ने तीर्थकर भी बैन किया था। इसको याद रखिए। यदि पूछे आपसे विधवा विवाह, कब पूछे विधवा विवाह, तो आपको याद रखना ये 54 का एक्ट था। यहाँ पर कितने, ये कब का एक्ट था जो आपका विधवा विवाह था साथी? ये आपका था 1856 का एक्ट। ठीक है, 1856 का एक्ट था। कौन लाया था साथी? डलहौजी लाया था। ठीक है, डलहौजी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह का एक्ट कौन लाया था? डलहौजी। और शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ये बाल विवाह से संबंधित था, और ये आपका आया था 1929 में। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 1929 में शारदा अधिनियम आया था। ठीक है, और अकबर के जो कुछ कार्य थे उनको देख लेते हैं। अकबर के कार्य के लिए एक ट्रैक है DTJS। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये जो ट्रैक है, डी का मतलब होता है दास प्रथा। क्या होता है साथी? दास प्रथा। टी का मतलब होता है तीर्थकर। क्या होता है साथी? तीर्थकर। ठीक है, इसके अलावा जे का मतलब होता है क्या? जजिया। ठीक है, जजिया। इसके अलावा एस का मतलब क्या होता है? सती प्रथा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे सती प्रथा कब बंद की, तो 1565 में। ठीक है, इसके अलावा ये कब, जो आपका जजिया था ये कब बंद किया? 1564 में। ठीक है, और तीर्थ कब बैन किया? तीर्थकर किया आपका 1563 में। ठीक है, 1563 में। इसके अलावा दास प्रथा कब बंद की थी इसने की थी 1562 में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। ये अकबर के कुछ कार्य थे, इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये थी साथी आप आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, यदि आपने धैर्यपूर्वक सुना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपके लिए इस तरह की क्लासें विद एनालिसिस लाते रहेंगे प्रतिदिन शाम 8 बजे। इसलिए आप बगल में जो काली 8:30 नहीं साथी 8 बजे। ठीक है, जो बगल में आपकी काली बटन है, क्या साथी? बगल में एक काली बटन है, उसमें लिखा है सब्सक्राइब, उसको आप दबा दें, और जिससे आपको प्रतिदिन शाम 8 बजे क्या मिलेगी? प्रतिदिन आपको शाम 8 बजे मिलेगी क्लास, जिसमें होगा जीएस का धमाल। ठीक है, जीएस का धमाल होगा, बिंदास एनालिसिस करेंगे, सभी लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखते रहिए जीएस अब बाई डीएस सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।